ओके राजा बेटा अटेंशन प्लीज। आज से कहानी स्टार्ट हो रही है न्यूट्रिशन की, ठीक है। आपको पता है कि हमने हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी ना बायोलॉजिकल मेथड से। बायोलॉजिकल मेथड हमने डिस्कस किए, उसके बाद सेल हमने स्टार्ट किया, बायोडाइवर्सिटी, सेल समझा, टिश्यू को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने सेल साइकिल डिस्कस की। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या मतलब है एंजाइम का, हमने एंजाइम डिस्कस कर लिया। और लास्ट टाइम हमने जो है वो अभी यूनिट जो कंप्लीट किया रिसेंटली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यूनिट, थोड़ा लेंथी भी है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मोड्स की जो न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करती हैं विद इन दी ऑर्गेनिज्म, वो बात करेंगे। और थोड़ा सा न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्रोटोजोआ, जैसे कि अमेबा और पैरामीशियम के केस में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी इंडिविजुअल वो चीजें हासिल करता है जिससे उसको उसकी ग्रोथ हो सके और उसको एनर्जी मिल सके। वो सब्सटेंस, वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट हासिल कर रहा होता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ग्रोथ में, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो पहली बात यही लिख रही है, अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सराउंडिंग। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड टिश्यू बिल्डिंग, ठीक है। से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन हेल्प करेगा इन दी सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से होते हैं हमारी सेल के अंदर, कोई एक एग्जांपल बता सकते हो आप? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा बायोमोलिक्यूल है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कौन बताएगा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड से आगे क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है इन टिश्यू बिल्डिंग, ठीक है। प्रोटीन का मेन काम टिश्यू बिल्डिंग है। प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है प्री इमिनेंट, यानी फर्स्ट रैंक। ये टर्म जो है वो बर्जिलियस ने दिया था, मल्डर ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था ऑफिशियली। प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं, मेन काम इसका टिश्यू बिल्डिंग है। लेकिन समटाइम अगर एनर्जी की नीड हो तो प्रोटीन एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी। प्रोटीन हार्मोन्स की तरह भी एक्ट कर सकती है, प्रोटीन एंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकती है, प्रोटीन एंटीजन की तरह भी एक्ट कर सकती है, एंटीबॉडी की तरह भी एक्ट कर सकती है। प्रोटीन के अनगिनत काम है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, तो इस तरीके से देखें, ये नाइट्रोजन था, ये एक न्यूट्रिएंट है, इसने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाया और उससे फॉर्मेशन हुई टिश्यू की। तो वही तो मैंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो हमें टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करें वो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिन प्रोसेस से हम इन्हें हासिल करते हैं ना, वो न्यूट्रिशन है। अच्छा, फास्फोरस की भी एग्जांपल लेते हैं। फास्फोरस एक लिपिड के साथ कंबाइन होकर के फास्फोलिपिड देता है। और आपको पता है फास्फोलिपिड इट इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से बनी हुई होती है। इसके अंदर एक तो फास्फोलिपिड है, दूसरा लिपिड होता है कोलेस्टेरोल, और प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, ग्रोथ में हेल्प करेगी, न्यू न्यू सेल आएंगे। तो ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमें ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। और वो चीजें जो ग्रोथ में हेल्प करती हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और जिस प्रोसेस से उन्हें हासिल करते हैं उन्हें न्यूट्रिशन कहा जाता है। आ रही है बातें समझ में? अच्छा जी, इसके अलावा ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज होगा। हमने भी पढ़ा है, रिस्पायरेशन बायोएनर्जेटिक्स का यूनिट पढ़ा था ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ग्लूकोज या जो भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो बर्न होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। अब इससे हमें एनर्जी मिल रही है। न्यूट्रिएंट का काम यही है कि या तो वो टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, या वो ग्रोथ में हेल्प करेंगे, या वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। और वो प्रोसेस जिससे हम न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अच्छा, अब न्यूट्रिशन के ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके हैं न्यूट्रिएंट को हासिल करने के। यहाँ पे ये वही हेडिंग डाली हुई है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि जिसमें किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। वी हैव ऑटोट्रॉफिक मोड, वी हैव हेटरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड ऐसे काइंड का मोड है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो खुद से बनाएगा, किसी और से नहीं लेगा, ठीक है। ऐसी काइंड की न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरी होती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, न्यूट्रिएंट है, उनके लिए दूसरे पर डिपेंड करेगा, खुद से नहीं बना पाएगा। जैसे हम ह्यूमन से ना, हमें न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट से लेते हैं कॉमनली, ठीक है। जो हम डाइट ले रहे होते हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं या वेजिटेबल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, बेसिकली हमें उनसे न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जितने भी एनिमल है वो हेटरोट्रॉफ है। और भी देखेंगे एग्जांपल, फंजाई भी हेटरोट्रॉफ है, बहुत सारे प्रोटोजोआ भी हेटरोट्रॉफ है, कुछ बैक्टीरिया भी, बल्कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया भी हेटरोट्रॉफ है। कुछ बैक्टीरिया सिर्फ ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो है ये प्लांट होते हैं ज्यादातर, एलजीबी ऑटोट्रॉफ होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या था? वेरी गुड। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब? वेरी गुड। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक के अंदर दो एग्जांपल है हमारे पास, वी हैव कीमोसिंथेटिक, वी हैव फोटोसिंथेटिक। आगे डिटेल से देखते हैं। और हेटरोट्रॉफिक में हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
पेरिडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक, स्कैवेंजर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, फ्लूइड फीडर, फिल्टर फीडर वगैरह वगैरह। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो है ना, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिश, ठीक है, खाना लेना। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अपने न्यूट्रिएंट खुद से बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा शुमार होता है प्लांट का, एल्गी, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, ठीक है। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना जो है ना, वो उसमें ये एबिलिटी है कि वो सन की मौजूदगी में अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खुद से बना सकता है वो एनिमल लाइक, लेकिन वो समटाइम जो है अपना फूड खुद भी बना सकता है। So kind of nutrition in which organism make their own complex compound by derived energy from the oxidation of chemicals and from sunlight। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा उसे उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। हमने फोटोसिंथेसिस डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे हम, तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में किस किस की चीज की नीड थी? सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की। बेसिकली आपको पता है कि वाटर जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और जो फ्री ऑक्सीजन हमें मिलता है वो भी इसी वाटर का था। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोवाइड करेगा कार्बन, ठीक है। अच्छा, जो सनलाइट थी, सनलाइट क्या प्रोवाइड कर रही थी? एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये एनर्जी सनलाइट ना प्रोवाइड करके कुछ केमिकल की ऑक्सीडेशन से उनको ये एनर्जी मिल रही होती है। फिर से बोलता हूं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी है ना, वो सनलाइट से नहीं ड्राइव करते, बल्कि कुछ केमिकल की ऑक्सीडेशन से हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी बेस पर हमारे पास ऑटोट्रॉफिक दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। वी हैव केमोसिंथेटिक, वी हैव फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक नाम ही कहानी सुना रहा है। दोस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी है वो केमिकल की ऑक्सीडेशन से हासिल करेंगे, वो है कीमोसिंथेटिक। बैक्टीरिया का शुमार होता है इनके अंदर। और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए एनर्जी जो है वो सनलाइट से ड्राइव करेंगे। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि जब अर्थ इवॉल्व हुई होगी, पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए होंगे उनमें कौन सा मोड होगा, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक? अगर ऑटोट्रॉफिक होगा तो इनमें से कौन सा होगा, ये भी अभी हम देखने वाले हैं नॉलेज बिट्स में। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी, कौन सी न्यूट्रिशन होगी ऑटोट्रॉफिक? जो अपना खाना खुद बनाए। एग्जाम्पल, प्लांट्स, एल्गी, सम प्रोटोजोआ एंड सम बैक्टीरिया। ये तो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जहां से वो एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं उसकी बेस पर हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर वो सनलाइट से हासिल कर रहे हैं तो, और अगर केमिकल से हासिल कर रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक। ड्राइव्ड एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। अच्छा, यूज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। H2S का नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड को या किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस जो करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद से करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। और उसकी मौजूदगी में हमें मिल जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये हमने बात पढ़ी हुई है। यहाँ पर ये वाटर जो है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ पर? और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोवाइड करके ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अगर इस वाटर की जगह पर हमारे पास H2S मौजूद हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो आप मुझे इसका प्रोडक्ट बता सकते हो क्या होगा? वेरी गुड, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें ग्लूकोज के साथ सल्फर मिलेगा, सल्फर मिलेगा। और जो बैक्टीरिया हैं, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, वो वाटर को यूज ना करके हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाटर को क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि वो जिन स्प्रिंग्स के अंदर, जिन चश्मों के अंदर, जिन पानी के अंदर वो रहते हैं, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, उनके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा मौजूद है एज कम्पेयर टू वाटर कंपाउंड, ठीक है। ये वाटर कंपाउंड को हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना कि हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट्स व्हाई वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, इसका ड्रॉबैक ये है, ठीक है, सल्फर रिलीज होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कौन यूज होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कौन यूज होगा? वाटर। और यहाँ पर क्या रिलीज होगा एंड में? ये बात आ रही है समझ में? अच्छा जी, ऑक्सीजन रिलीज होगा। लिबरेट सल्फर एज बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये जो कीमोसिंथेटिक मोड है ना, ये प्रिमिटिव है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बैक्टीरिया प्रिमिटिव है। यूनिसेलुलर, जब अर्थ इवॉल्व हुई थी ना, अर्थ इवॉल्व हुई थी तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे, और वो भी प्रोकैरियोट, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं कि उस टाइम पर फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल था, ठीक है। तो उस टाइम पे पहले तो उन्होंने, इनके पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी। पहले जो है
ये फूड जो वहां पर मौजूद था उनसे न्यूट्रिशन हासिल कर रहे थे, उनको खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। जैसे जैसे फूड में कमी आती गई, गुजरते वक्त के साथ फूड कम होता गया, ठीक है। अब इनको किसी ऐसे सिस्टम को इवॉल्व करने की जरूरत थी जिनसे ये अपना खाना खुद बना सके। तो ये गए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी और उसको फॉलो किया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ने, ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर पहली जो न्यूट्रिशन थी ना, देखें ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने 2 एग्जांपल पढ़ी है। अब तक मैंने आपको ये बताया है कि पहले जो न्यूट्रिशन आई थी वो हेटरोट्रॉफिक थी। जैसे जैसे खाना कम होता गया तो उन्होंने वो तरीका इवॉल्व किया जिनसे ये अपना खाना खुद बना सके, वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक के 2 मोड है, एक है कीमोसिंथेटिक, दूसरी है फोटोसिंथेटिक। पहले जो आया होगा ना वो कीमोसिंथेटिक है। उस टाइम पर केमिकल जो थे ना उनको इन्होंने ऑक्सीडाइज किया और एज अ एनर्जी सोर्स इन्होंने यूज किया और सल्फर रिलीज किया। उसके बाद जो है कि स्लोली जब सनलाइट अंदर जो आती थी सी के अंदर, क्योंकि सी में ही वाटर लाइफ थी, सी के अंदर जो सनलाइट थी उनकी मदद से ये अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते थे और उसके रिजल्ट में रिलीज होने लगा ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन रिलीज होने लगा, एटमॉस्फेयर में जमा होने लगा और एटमॉस्फेयर जो रिड्यूसिंग टाइप था वो चेंज होकर ऑक्सीडाइजिंग टाइप होने लगा। एटमॉस्फेयर इस काबिल बन सका कि वहां पर लाइफ इवॉल्व हो सके। तो फिर जो है कि लाइफ इवॉल्व हुई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। पहले लाइफ सिर्फ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही थी। ये बात आ रही है समझ में? तो आपको दिमाग में बात रखनी कि पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आई होगी, ठीक है, पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आई होगी और उसके बाद उसको फॉलो किया होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ने। पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी और उसको फॉलो किया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ने। ये बात आ रही है समझ में? और ऑटोट्रॉफिक के अंदर पहले कौन सी न्यूट्रिशन आई होगी? कीमोसिंथेटिक, और उसको फॉलो किया होगा। So knowledge breeds among the way of nutrition. It is heterotroph, which evolved first, then followed by autotroph. ठीक है। अच्छा, इस वजह से जो है कि इसे हम कहते हैं ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव यानी पुरानी, ये थोड़ी एडवांस्ड है, ये थोड़ी न्यू है, ठीक है। अच्छा, इस वजह से ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस ही परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो है कि क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोबियम भी कहते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा जो है कि एडवांस नहीं है जितना कि प्लांट का क्लोरोप्लास्ट। ये बात आ रही है समझ में? आगे मूव करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। सिर्फ कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। अच्छा, जो साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर भी ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। एलजी के अंदर भी यही फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, प्रोटोजोआ और प्लांट के अंदर भी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब तक मैंने आपको क्या समझाया है? सिर्फ न्यूट्रिशन समझाया है। न्यूट्रिशन से जो हासिल किए जाते हैं सब्सटेंस वो न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट हासिल करने के 2 तरीके हैं, देयर इज ऑटोट्रॉफ, देयर इज हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो है वो 2 तरीके के होते हैं, देयर इज एंड देयर इज फोटोसिंथेटिक। अब आते हैं हमारे बिलव्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब नरिश, यानी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से खाना लेना, वो होते हैं हेटरोट्रॉफ। जैसे कि इंसान, जैसे कि एनिमल्स और बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई भी इनके साथ, ठीक है। सो ऐसी काइंड की न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपने कंपाउंड ना बना सके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना बना सके, अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, उन ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सो डिपेंड ऑन अदर्स, ये एडवांस, ये जो है कि प्रिमिटिव है, पहले ये न्यूट्रिशन आई थी। अच्छा, टाइप्स देखते हैं, इसकी टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज पैरासिटिक मोड, देयर इज प्रेडेटर मोड, सेप्रोट्रॉफिक और डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, हर्बीवोर, कार्निवोर और फिल्टर फीडर। इनको डिटेल से देखते हैं हम। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पर डिपेंड तो करता है और इतना सेल्फिश है कि दूसरों को नुकसान भी पहुंचाता है। अपना फायदा हो रहा होगा और दूसरे का नुकसान हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन दूसरों से हासिल करता है और उनको नुकसान भी पहुंचा रहा होता है, अपना फायदा कर रहा होता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। और जिनसे ले रहा होता है उसे होस्ट कहा जाता है। तो ये पैरासिटिक होस्ट वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया है बहुत सारे, कुछ प्रोटोजोन भी होते हैं, वो भी इस तरीके से एक्ट करते हैं, तो पैरासिटिक नहीं बनना कभी भी। अच्छा, उसके बाद दूसरे होते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर जो है ना, ये इनको शिकारी कहा जाता है, ये शिकार करते हैं, ठीक है, जैसे कि लॉयन वगैरह, ठीक है। जो एनिमल दूसरे का शिकार करता है, ठीक है, वो प्रेडेटर कहलाता है, ठीक है, वो प्रे कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है प्रेडेटर प्रे का। खुदा न खास्ता अगर प्रेडेटर बढ़ गए तो भी नुकसान वाली बात है, और अगर प्रेडेटर कम हो गए तो ये भी नुकसान वाली बात है। जो लाइन वगैरह होते हैं ना, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रे का अमाउंट है ना कांस्टेंट रखने में, इन प्रे का जो है वो बैलेंस मेंटेन रखने में, अगर प्रे में कोई डिजीज है तो उसको एलिमिनेट करने में। लॉयन में ये टेंडेंसी है कि हमेशा उस ही एनिमल का शिकार करता है जो या तो वीक हो या जिसमें डिजीज हो। ये इसमें एबिलिटी है कि कम्युनिकेशन की मदद से ये उस एनिमल को भाप लेता है कि भाई हाँ, इसमें जो है कि ये फुला फुला कमियां हैं, इसका ही शिकार करना है। इससे ये कि इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है। तो नेचर ने हर चीज जो है वो एक बैलेंस वे में बनाई है।
चाहे कोई भी प्रेडेटर प्रे हो, उनका जो रिलेशनशिप है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें कोई डिसबैलेंस हुआ ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, हमने डिफ्रेगमेंटेशन कर दी, हमने डिफोरेस्टेशन कर दी, अगर प्रेडेटर कम हो गया या प्रे कम हो गया तो दोनों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये बात समझ में, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेप्रोट्रॉफिक और डिकम्पोजर, ये हमें पता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये होते हैं सेप्रोट्रॉफिक और डिकम्पोजर, यानी ऐसे काइंड के ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी न्यूट्रिशन डेड बॉडीज से हासिल करते हो। ठीक है, डेड बॉडी से हासिल करते हो। जहां भी इनको डेड बॉडी दिखी वहां ये जाएंगे, अपने एक्सोजिनस एंजाइम रिलीज करेंगे। इनके जो एक्सोजिनस एंजाइम है इस बॉडी के अंदर, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर 4 तरह के बायोमोलिक्यूल होंगे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ये जो एक्सोजिनस एंजाइम है ये इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर, प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड, लिपिड को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और न्यूक्लिक एसिड को इनटू न्यूक्लियोटाइड। इनमें से बहुत सारे कंपोनेंट ये खुद भी यूज करेंगे, ठीक है, और बकाया जो भी न्यूट्रिएंट है उनको इकोसिस्टम में शामिल कर देंगे, एनवायरनमेंट में और सॉइल के अंदर। इस तरीके से इन न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी होती रहेगी, ठीक है, और इनको खाना भी मिल जाएगा। तो डिकम्पोजरों का सेप्रोट्रॉफिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकलिंग मेंटेन रखने में। ये बात आ रही है समझ में? आगे मूव करें। दूसरे होते हैं स्कैवेंजर। देखिए, सेप्रोट्रॉफिक और स्कैवेंजर में थिन लाइन डिफरेंस है। सेप्रोट्रॉफिक और डिकम्पोजर भी डेड बॉडी से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, स्कैवेंजर भी जो है डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन फर्क है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उस अपने जो भी इनका जिनसे इनको खाना लेना है उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ब्रेक करेंगे। स्कैवेंजर ऐसे नहीं होते, ये कॉमनली वल्चर्स होती है, गिद्ध, आपने सुना है ना गिद्ध। गिद्ध जो है ये बड़े बड़े पीसेस बनाकर उनको खा रहे होते हैं। याद ये रखना है कि सेप्रोट्रॉफिक और डिकम्पोजर जो होंगे ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपने ह्यूमस को, अपने खाने को ब्रेक करेंगे। स्कैवेंजर ऐसे नहीं है। स्कैवेंजर जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करेंगे और उससे न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होंगे। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, उसके बाद हर्बीवोर्स को देखते हैं। हर्बीवोर, आप मुझे बताएंगे कि हर्बीवोर कौन से होते हैं? जी, जो प्लांट से खाना लेते हैं उन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं। और दूसरे कार्निवोर, वो जो मीट खाते हैं। अच्छा, हर्बीवोर में भी वैरायटी आपको पता है, कुछ फ्रूटीवोर होते हैं, कुछ सीड से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, तो हर्बीवोर में भी वैरायटी है अलग अलग। अच्छा जी, फिल्टर फीडर की बात करते हैं। फिल्टर फीडर कौन से होते हैं? फिल्टर फीडर स्पंज है, ये कॉमनली वाटर के अंदर मौजूद है, ठीक है, वाटर इनकी सराउंडिंग में मौजूद है। वाटर के अंदर जो भी फूड पार्टिकल होते हैं, वाटर इनकी बॉडी में गया, ये फूड पार्टिकल को पकड़ लेंगे और वाटर को जाने देंगे। क्या बोल रहे हैं सर आप? ये देखें, ये मौजूद है स्पंज, वाटर इनकी बॉडी के अंदर गया, वाटर जो है फूड पार्टिकल भी लाएगा, वाटर को तो ये एग्जिट दे देंगे, फूड पार्टिकल को कैप्चर करके रख लेंगे और उससे जो है अपनी न्यूट्रिशन के तौर पे यूज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर से फूड को फिल्टर करके ले रहे होते हैं उन्हें हम फिल्टर फीडर कहते हैं, ठीक है, स्पंज है कॉमनली है। कुछ फ्लूइड फीडर होते हैं, जैसे कि हनी बी है ना, वो फ्लूइड में से चीजें जो है उन फिल्टर करके ले रही होती है, ठीक है, नेक्टर वगैरह चूसती हैं वो और उनमें से चीजें कुछ फिल्टर करके ले रही होती है, तो उन्हें फ्लूइड फीडर कहा जाता है। इतनी बात आ रही है समझ में? जहां तक कोई सवाल, कोई बात? आगे मूव कर सकते हैं। बहुत एनी सी बातें थी। अब तक हमने न्यूट्रिशन समझ लिया है, न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है ये देख लिया है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अब मैं पूछूंगा आप जवाब देंगे, खुद से अपना खाना नहीं बना पाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। अगर खुद से बना पाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अगर कोई वाटर में से फिल्टर करके चीजें ले रहा होगा तो वो कौन होगा? फिल्टर फीडर। अच्छा, कोई दूसरे का शिकार करेगा तो वो कौन होगा? प्रीडेटर। अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा के खाना हासिल कर रहा होगा? पैरासाइट नहीं बनना है हमें, ठीक है बेटा। अच्छा जी, न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्रोटोजोआ देखते हैं। अब प्रोटोजोआ जो है इनमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक और न्यूट्रिशन होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन के केस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनको पहले फूड मुंह में लेके जाना, फिर उनको जो है कि ब्रेक करना, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन वगैरह वगैरह, वो हम डिटेल से देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ डिस्कस करते हैं। आपको पता है प्रोटोजोआ, सबसे कॉमन जो प्रोटोजोआ है वो अमेबा है, ठीक है, अमेबा प्रोटियस फ्रेश वाटर में मौजूद होता है। अच्छा, अमेबा को जहां भी फूड दिखा ये अपनी बॉडी से कुछ आउटग्रोथ बाहर निकालता है और इन आउटग्रोथ को पता है क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, विच इज आल्सो नोन एज फॉल्स फुट। वेरी गुड, फॉल्स फुट। फॉल्स फुट को बाहर निकाल के इनको कंबाइन कर देगा और ये जो फुट पार्टिकल है ये अंदर आ जाएगा। फुट पार्टिकल जैसे ही अंदर आया इसका ग्रैंड वेलकम होगा बाय लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपको पता है ना, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद हैं, ये इसके साथ कंबाइन होंगे। इसके जो भी कंपोनेंट है, प्रोटीन वाले कंपोनेंट, प्रोटीएसिस जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, जो लिपिड वाले कंपोनेंट है वो लाइपेसिस डाइजेस्ट कर देंगे। अगर स्टार्च वगैरह मौजूद है तो एमाइलेज अपना काम दिखाएगा। स्टार्च को एमाइलम भी कहते हैं इस वजह से, एमाइलेज एक करता है ना उस पर। जो भी कंपोनेंट है इसमें से डाइजेस्ट होने के बाद इसके साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इसी तरीके से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। ये न्यूट्रिशन का तरीका है इन केस ऑफ अमेबा। ठीक है। आप अच्छा ये वाले जो स्ट्रक्चर थे ये क्या थे, मैंने आपको क्या बताया, ये कौन से स्ट्रक्चर थे? लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम को कौन बनाता है? लाइसोजाइम को बनाने के लिए गोल्जी बॉडी, वेरी गुड, गोल्जी बॉडी याद रखना है आपको। चलिए जी आगे मूव करते हैं। अच्छा, दूसरी जो है कि प्रोटोजोन की एग्जांपल हम देख रहे हैं इन केस ऑफ पेरामेशियम। पेरामेशियम सीलिया इनके बॉडी पर मौजूद होते हैं। पेरामेशियम में जो है इनमें एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि बॉडी से बाहर भी आ सकता है और अंदर भी जा सकता है। अच्छा, ये पार्ट थोड़ा बॉडी से बाहर आएगा, माउथ की तरह एक्ट करेगा। फूड जो है इसके थ्रू बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल जो आए वो पार्शियली डाइजेस्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से लाइसोजाइम वगैरह कंबाइन होंगे, उनसे उनको डाइजेस्ट करने के बाद यही फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा और अनडाइजेस्टेड फूड जो है इसी ओपनिंग से बॉडी से रिमूव हो जाएगा या इंडिविजुअल सेल से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह की न्यूट्रिशन होती है इन केस ऑफ प्रोटोजोआ। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। ठीक है, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। बहुत मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।